हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये हमारा चल रहा है मगध का उत्कर्ष काल या मगध साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हमने सारे कल जो पढ़े थे वो थोड़ा सा बता लूँ और क्या क्या आज पढ़ेंगे वो बता लूँ, कहाँ से पढ़ेंगे वो भी बता दूँ। आज पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके उपनाम पढ़ेंगे, किस किस ने इसको उपनाम से पुकारा था, और विजय इसके अभियान कौन कौन से थे, प्रथम आक्रमण कौन सा था, अंतिम कौन सा था, पश्चिम दक्षिण पूर्व में कौन कौन से आक्रमण हुए थे वो देखेंगे। फिर सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था ना, वो किसने करवाया था, और गिरनार अभिलेख में चार कौन से राजा हैं और कौन से चार राज्यपालों का वर्णन मिलता है। इनकी गिरनार अभिलेख में चार राजाओं का वर्णन मिलता है, चार राज्यपालों का वर्णन मिलता है और एक उप राज्यपाल का वर्णन मिलता है, वो कौन कौन से हैं। और बंगाल विजय मगध के में जो अकाल पड़ा था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा क्या थी या सभा परिषद क्या थी और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये दृष्टि बुक से, और यहाँ से भी नोट्स बनाए मैंने। इतिहास जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड आरएस मैन यूपीएससी मैन या परी के लिए है, क्योंकि इतने डीपली मैं नोट्स दे रही हूँ। ये प्राचीन भारतीय संस्कृत है जो आप देख सकते हो, सौरव चौबे की बुक है। जहाँ सौरव चौबे की बुक है ना, यहाँ से आपको नोट्स ये सब मैं दे रही हूँ। मैंने आपको बताया कि सौरव चौबे की बुक से ये सब नोट्स है और ये नवीन संस्करण है। ये देखो, सूर्यदर्शन झील का निर्माण, चार राज्यपाल, चार शासक कौन से हैं, एक उपराज्यपाल कौन सा है, झील कब टूटी थी, कब किसने निर्माण करवाया, पूरा डिटेल से देखेंगे। सेंट्रोकॉट्स किसने कहा, एंड्रोकॉप्ट्स किसने कहा और सेंट्रोकॉप्ट्स किसने कहा था, पूरा डिटेल से। तो थोड़ा सा कल वाला रिकॉल कर लेते हैं हम कि अभिलेख थे अशोक के जो जॉन थे ना, और टी फैनथेलर 1750 में उन्होंने खोजा था। किसको खोजा था, दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था उन्होंने। उसके बाद दिल्ली टोपरा को जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था। पढ़ा किसको था, दिल्ली टोपरा को, जबकि खोजा किसको था, दिल्ली मेरठ को अभिलेख को। ये टोपरा क्या है, टोपरा एक स्थान है। ये कहाँ है टोपरा, ये टोपरा अम्बाला में, हरियाणा में। भारत में जो अम्बाला स्थान है ना, हरियाणा। ये फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो ब्राह्मणों से पढ़ाने की कोशिश की थी इन अभिलेखों को, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। फिर इन्होंने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने 1700 जो पढ़ा ना, 1750 में तो खोजा था और 1737 में ऐसा कोई इन्होंने पढ़ा था। और पढ़ा दिल्ली टोपरा को था, खोजा दिल्ली मेरठ को था। तो मेरठ यूपी में है, टोपरा हरियाणा में है। दोनों को ले जाके फिरोज शाह तुगलक ने जब दिल्ली में लगवाए दोनों को। और उसके बाद देखते हैं, हमने देखा कि अभिलेख पढ़े, फिर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। स्तंभ लेख भी कितने थे, 6। तो स्तंभ यानी कि सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं। उसके अंदर कुछ लघु भी थे, कुछ व्रत भी थे। तो मैंने कहा कि दिल्ली में मेरठ को खोजा, दिल्ली टोपरा को पढ़ा उन्होंने, लोरिया अंग्रेज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरा, प्रयाग, ये 6 कुल मिला के 7 स्तंभ लेख थे इसके। और फिर उन्होंने गुहा लेख, कल हमने पढ़ाया था आपको, सिर्फ शॉर्ट में दिया सब कुछ। तो गुहा लेख 12 की गुफा थी, वो अशोक ने बनाई थी। उसके अंदर 3 गुफाएं थी, विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़। और नागराजुन के अंदर जो थी ना, वो दशरथ, जो अशोक का पौत्र था, पुत्र नहीं पौत्र था। और जिसमें लोमस ऋषि की गोपिका वामी गुफा थी। फिर रामगढ़ में दशरथ ने बनाई थी, सील बेगा और जोगी मारा की गुफाएं बनाई थी। ये सब नेक्स्ट, मेरा अगर वीडियो नहीं देखा, और मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अशोक के अभिलेख, जिसके अंदर स्तंभ लेख, अभिलेख, गुहा लेख सब बने हुए हैं। एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ देख लेना। और कल हमने कुछ नाम बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के। और अशोक के जो अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है, अशोक वर्धन कहा जाता है। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने स्ट्रेबो, मेगस्थनी जो जस्टिस, तीनों ने क्या कहा, सेंट्रोकॉट्स। एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकॉट्स, फिलियार्क ने सेंट्रोकॉप्ट्स कहा है ना। फिर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की पहचान सेंट्रोकॉट्स नाम से की थी। जो पालीपुर था और पाटलिपुत्र है ना, पालीपुर था जिसे पाटलिपुत्र का, इसकी भी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। और ये सेंट्रोकॉट्स नाम जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ, इसकी पहचान भी किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, विष्णु शर्मा भी कहते हैं इसको। और उसके बाद घनानंद को हराकर मौर्य वंश के ब्राह्मण साहित्य में उसको शूद्र का, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया, जैन और बौद्ध साहित्य में इसको क्षत्रिय कहा गया। ग्रीक में इसको विंग परिस्थिति यानी कि निम्न परिस्थिति, यानी कि निम्न कुल का, यानी कि गरीब स्थिति वाला होता है ना, उसको कहा गया ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस है ना, उसके अंदर वर्सल यानी निम्न कुल का कहा गया। और विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है ना, इसके अंदर इसको देवता भी कहा गया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और भारत का मुक्तिदाता भी इसी चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। मुक्तिदाता क्यों कहते हैं पता है आपको, क्योंकि जब आप देखोगे भारत का मैप,
ये तो अशोक के अभिलेख है, कौन कौन से, दिल्ली, टोपरा वगैरह, मेरठ वगैरह जितने भी। ये 2 स्तंभ लेख है ना, ये खरोष्टी लिपि में है ना, खरोष्टी लिपि में पेशावर में है, और शाहबाजगढ़ी और गांधार में है ना, ये 2। क्योंकि बाकी सब जगह भारत के अंदर जितने भी अभिलेख है ना, सब ब्राह्मी लिपि में है, जबकि एकमात्र 2 ये खरोष्टी लिपि में और अरामाइक लिपि में भी यही है। सारे कुना है ना, वो 2 लिपियों में। तो इस तरह से कुछ थे, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ से कि यहाँ से भारत में आने के विदेशी जितने भी आए ना, वो भारत में यहाँ से आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण कर रहा था ना, तो यहाँ से पहले इन्होंने विदेशियों को रोका था, यानी कि सिकंदर आ रहा था, सिकंदर को हराया, पंजाब में हराया, फिलिप द्वितीय को हराया पंजाब में, सिंध को फिलिप द्वितीय था, सॉरी पंजाब में था सिकंदर, इन सबको हरा के इसको जस्टिस प्लूटार ने इसको डाकुओं का गिरोह भी कहा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसका पिता था ना, वो एक सेनापति था, वो घनानंद की सेना में सेनापति था। जब ये मारा गया था ना, तब से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये भी घनानंद के विरोधी था। एक तरफ तो ये कहानी हमें पता चलती है कि इसका पिता था वो सेनापति था और घनानंद की सेना में था। दूसरी तरफ हमें ये मिलती है कि इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने अखंड भारत की जो कसम खाई थी ना, तो इनको अपमानित किया था घनानंद ने बड़े दरबार में, और उन्हें चुटिया को जब गांठ बांधी थी, जब तक मैं आपके इस सिंहासन पे किसी दूसरे राजा को नहीं बैठा सकता, तब तक मैं इस साम्राज्य में पैर भी नहीं रखूंगा। ये कसम किसने खाई थी? चाणक्य ने खाई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य थे। लेकिन जब इन्होंने परिषद, आपको पता है मैंने अभी कहा था, पतंजलि तो महाभाष्य था ना, तो पतंजलि ने महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद या प्रसाद यानी कि महासभा राजसभा का जो उल्लेख किया है, वो वही हुई थी, तक्षशिला में हुई थी। इन्हीं के विरोध में हुई थी कि सिकंदर आक्रमण कर रहा है, एक तो उसको बचने के लिए, एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, सब राजाओं को एकत्रित करने के लिए चाणक्य ने की थी। इसका वर्णन हमें पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो दूसरी एक ये तो उन्होंने कहा मेरे पिता का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अपने चाणक्य जो गुरु थे, चाणक्य का अपमान का बदला लेने के लिए भी, ये युवा होते हैं ना, उसके अंदर जोश होता है, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो वो ये करना चाहता था। पहले ये इसका आक्रमण है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम आक्रमण मगध पर होता है, जबकि हमें सिर्फ सेल्यूकस का ही आक्रमण याद है जो 305 में हुआ था, जबकि 322 में मगध का साम्राज्य बना था, राजा बना था ये। पहले ये छोटे मोटे आक्रमण करता है, और पहली बार जब ये मगध पर आक्रमण करता है ना, तब ये हार जाता है। फिर मगध का जो घनानंद होता है ना, उसका सेनापति, उसके अमात्य, यही इनका सहयोग करते हैं, और घनानंद को हटा के फिर ये सेनापति बनते हैं। अब डिटेल से देखते हैं। तो मैंने कहा इसको मुक्तिदाता इसलिए कहता है कि इसने यहाँ से लगा के, पाकिस्तान से लगा के यहाँ तक, मैसूर तक, मैसूर विजय इसका अभियान था। यहाँ बंगाल में भी इनका अभियान का वर्णन हमें मिलता है परवृष्टि पर्णबंध में और जैन ग्रंथों में। तो यहाँ पूरे भारत पर उसने अधिकार कर लिया था और एक साम्राज्य बना लिया था। एकीकरण का कार्य अगर सर्वप्रथम भारत में किया है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और विष्णु पुराण है ना, उसके अंदर क्या कहा गया था? शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग था, एक तो वही शासक था, दूसरा था कालाशोक। तो उसने कहा कि शिशुनाग वंश के बाद जितने भी मगध में जो राजा होंगे तो वो शूद्र वंश के ही होंगे। ये किसने कहा था? विष्णु पुराण में ऐसा कहा हुआ है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन थे? ढूंढीराज। याद रखना, ये ढूंढीराज का प्रश्न आया हुआ है। विष्णु पुराण के टीकाकार कौन है? श्रीधर स्वामी के अनुसार मूरा नामक कन्या जो महिला थी उससे उत्पन्न हुआ था, और श्रीधर स्वामी है ना, मूरा नामक एक शूद्र कन्या थी। ये कन्या बता रहे हैं, ये महिला बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही टीकाकार थे। उनका चंद्रगुप्त मौर्य की माता के वर्णन कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 कांसापन यानी कि चांदी के सिक्के देके खरीदा था। कैसे खरीदा था? ये जब इसका घनानंद ने विरोध किया ना, ये घनानंद के दरबार में गया, एक तो सिकंदर का लेके और एक करों के विरोध में, जो घनानंद ने बहुत से कर लगा दिए थे आम जनता पे, उसके विरोध में जब ये दरबार में गया था ना, तो उसने इसका अपमान किया था। तो ये वहाँ से जब ये चुटिया की गांठ लगा के आ गया था यहाँ से, जब ये आया तो रास्ते में जा रहा था, ये पाटलिपुत्र का रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ था? ये पाटलिपुत्र का ही रहने वाला था। तो ये वापस तक्षशिला जा रहा था ना, रास्ते में जंगल में ये मिला। ये जब राजकिलम खेल रहा था, कौन खेल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने ये अनुवाद से मैप लगाया है, बनाया है। तो ये बच्चे थे, सब साथ में खड़े थे, ये चारों तरफ बच्चे खड़े हैं बैठे, और बीच में ये चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है। ये एक जैसे चौकी वगैरह कह सको, या कहीं जंगल के पेड़ के नीचे कह सको, ऐसे बैठे हैं, या किसी सामान मैदान में। तो ये बैठे थे और ये सबको नेतृत्व कर रहा था। ये इसको कुछ काम दे रहा था, इसको कुछ काम दे रहा था, इसको कुछ काम दे रहा था, सबकी समस्या सुनना, सबके हल करना। तो ये सब नेतृत्व क्षमता इसकी अच्छी देखकर ये देख रहा था। कौन देख रहा था? घनानंद देख रहा था। अरे सॉरी, घनानंद नहीं, चाणक्य इनके गुरु है ना, ये देख रहे थे कि ये बालक कितना नेतृत्व कर रहा है। अब इनको सबको शिकार में भेज दिए, शिकार में जाने के लिए कहा। सब शिकारी थे,
तो शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो सब शिकार करने चले गए। सब शिकार कर रहे थे सिर्फ बेचने के लिए या पेट भरण पोषण के लिए, जबकि ये शिकार कर रहा था किसके लिए? ये सिर्फ अपने शौक के लिए, शिकार को साथ खेलना, शिकार करना, उसको बेचने से कोई नहीं थी। जिससे इसने अनुमान लगाया, किसने? चाणक्य ने अनुमान लगाया कि ये किसी राजघराने का बालक है, इसलिए इसके अंदर ये राजघराने के गुण है, एक राजकुमार के गुण है, एक शहर राजा के गुण है। ये नेतृत्व तो क्षमता कर रहा है, ये शिकार कर रहा है लेकिन बेच नहीं रहा है, इसके साथ खेल रहा है, जिससे ये प्रश्न हो गया। और राजकीलम खेल भी खेल रहा था ये, तो इसके लिए उसको ये प्रश्न हो गया। कौन? चाणक्य। अब तक्षशिला में लेके गया ये चाणक्य इनको। 8 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। फिर पंजाब में सिकंदर से मिला, लेकिन सैनिक शिक्षा के लिए ये सिकंदर से मिला था पंजाब में। और जबकि सैनिक शिक्षा के लिए, जिसका उल्लेख जस्टिन और प्लूटार्क ने कहा था कि ये सिकंदर से मिलने गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके लिए? मगध पर आक्रमण करने के लिए, इनकी सहायता मांगने के लिए गया था। और इसका वर्णन भी प्लूटार्क और जस्टिस ने किया है। और इसका जो उदाहरण दिया ना, हेमराय चौधरी थे ना, हेमचंद्र राय चौधरी ने इस घटना की तुलना किससे की थी? आपको पता है, जब राणा सांगा ने जिसे भारत पे अफगानों को बुलाया था, बाबर को आमंत्रित किया था ना, किसके लिए विरोध में किया था? इब्राहिम लोदी के लिए विरोध में किया था, जिसकी तुलना की थी। और सिकंदर है ना, इससे नाराज हो गया था। क्यों? ये जब हम स्पष्टवादी था चंद्रगुप्त मौर्य, स्पष्टवाद की बात कह देता था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, जिससे नाराज हो गया और इसको मारने के लिए कह दिया। नाराज हो गया, इसको कहा कि उसे मार डालने का आदेश दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ना वहाँ से भाग गया। तो जब वहाँ से भागा ना, तब ये भागकर वापस जब आया किसके पास? उसका जब ये पंजाब से सिकंदर में वापस लाया, जस्टिन प्लूटार्क ने इसका वर्णन किया ना, तब ये वापस आया। तब से ये अपने चाणक्य गुरु के पास गया और कहा कि मेरे साथ जो ये हुआ है। तो उसकी पीठ थपथपाई। किसने थपथपाई? चाणक्य ने। क्यों थपथपाई? उसने कहा कि एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। अगर दोनों ही होगी तो ही वो राजा सक्सेस है। आप राजा बन के भी नहीं रह सकते, आप बुद्धजिल भी नहीं है, बन के नहीं रह सकते, यानी कायर बन के भी नहीं रह सकते। आपको हर तरह की जो हथियार अपनाने चाहिए। चालाकी के टाइम चालाकी, और भागने के टाइम भागना भी चाहिए, युद्ध के टाइम युद्ध भी करना चाहिए, डट के भी लड़ना चाहिए, ऐसा इसने चाणक्य ने कहा था। फिर ये एरियन के अनुसार ये पोरस के दरबार में भी गया। पोरस कौन सा था? पोरस को सिकंदर ने हराया था आक्रमण, आपको पता हो, 326 ईस्वी में जब हार गया था सिकंदर से पोरस हार गया। तो बोला था कि तेरे साथ बोलो, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा, एक राजा अपने राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, आपको मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा हो तो वो देख लेना। वहाँ सिकंदर और पोरस का आक्रमण कहाँ तक था? झेलम की नदी के किनारे हुआ था, झेलम का युद्ध था। और व्यास नदी के किनारे से वापस सिकंदर की सेना क्यों गई थी, उसका समुद्री सेनापति कौन था, पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है वहाँ। अब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के अभियान कौन कौन से हैं? तो उसका प्रथम आक्रमण मगध पर था, जो असफल हुआ था। महाबोधि वंश में इसका उल्लेख भी है। प्रथम इसने मगध पर ही किया था, क्योंकि अपने गुरु का ही तो चेला था, तो गुरु के लिए तो जान ही देंगे ना ये। और फिर पंजाब विजय और फिर मगध विजय। इसने पहले पंजाब विजय की, फिर मगध विजय की जानकारी मिलती है, दोनों की जानकारी इसमें मिलती है। मगध का सेनापति बदसाल, जो किसका था? घनानंद का था। और अमात्य शकटार था ना वो। इसकी सहायता से ही मिलिंद पोह में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता था। मैंने पंजाब लिखा था, लेकिन ये सिंध का शासक फिलिप द्वितीय की हत्या किसने? भारतीय सैनिकों ने कर ली। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एक भारत की पूरी जनता को एक होने के लिए कहा ना, एकीकरण का कार्य किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो उन्होंने भारतीयों के सैनिकों ने ही इसकी हत्या कर दी। किसकी? फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी, जो सिंध का शासक था। और पंजाब में जो यूडेस था ना, थुडेमस था ना, सिकंदर का जो छत्रप था, वहाँ का से वो भाग गया। इसकी हत्या हो गई, इसको देख के वो पंजाब से ये भी भाग गया। तो यहाँ दोनों पे इसका आक्रमण किसका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना इसने। किसके सहयोग से बना था ये? प्रवर्तक। कहाँ का? हिंदुकुश का शासक था, या हिमालय का शासक था ये? हिंदुकुश शासक था। प्रवर्तक नाम के राजा के सहयोग से ही मगध को जीता था इसने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर हुआ सेल्यूकस से युद्ध 305 में। सीरिया में के ग्रीक शासक सेल्यूकस ग्रीक शासक था, ये निकाडर को हराया। और संधि की शर्तें, ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जो 304 में हुई होगी, क्योंकि 305 में युद्ध हुआ था। ये बैक साइड चलती है ना ईस्वी सन, इसलिए। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह एपियानुस है ना, एपियानुस के ने इसका जो वर्णन किया है, यूपीएससी में पूछा था कि जो हेलेना का विवाह और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह का वर्णन एपियानुस ने किया था, ये वो लिखा हुआ है। और सेल्यूकस निकेटर का अर्थ होता है विजेता।
4 प्रांत इसको किस में मिले थे? दहेज में। हेरात को क्या कहा गया है? हेरात को कहा गया आराकोसिया, जो कंधार है। हेरात एरिया को हेरात, आराकोसिया कंधार, जेट्रोडेसिया बलूचिस्तान, पेरो नसरेट काबुल। दहेज में मिले थे 4 राज्य किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगस्थित राजदूत के दरबार में भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और 500 हाथी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए थे, ये प्लूटार्क है ना, प्लूटार्क वो कहता है। और ये उपहार स्वरूप दिए थे, यानी कि उसको भेंट स्वरूप दिए थे, क्योंकि भारत में हाथी थे और उनके पास क्या थे? घोड़े थे। और हेलेना का विवाह भी किया। सुदर्शन झील का इतिहास देखते हैं। गिरनार अभिलेख। सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार जूनागढ़ है। निर्माता पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर सौराष्ट्र प्रांत में था। सौराष्ट्र गुजरात में है ना। अशोक का राज्यपाल कौन था? यवन का था ये तुषाप्त, ये यमन में था। इसने झील की नहरें निकाली, इसने झील बनवाई। और अशोक के राज्यपाल था ना, उसने यवन तुषाप ने उसने नहरें निकाली। और सिंचाई की नहरें कहाँ कहाँ से निकाली थी? परीक्षा में प्रश्न तो चंद्रगुप्त सभा का आ सकता है और राज्यसभा का आ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य की, जो बस इतना याद रखना कि इसका वर्णन पतंजलि की महाभाष्य में मिलता है और ये चाणक्य ने की थी। और अब देखते हैं इसके जो गिरनार अभिलेख है ना, उसके अंदर 4 राज्यपाल कौन थे, 4 शासकों का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन ये शासक था, और स्कंदगुप्त। इन 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। इनके राज्यपाल कौन कौन से? तो पुष्यगुप्त वैश्य है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, इसने झील बनवाई थी। अशोक का जो राज्यपाल कौन सा था? यवन तुषाप्त, ये यवन का था। तो इसने पानी निकासी हेतु नहरें निकाली थी इसने। और कौन सी नदी रोकी थी इसने? पलासिनी नदी को रोक के स्वर्ण किस्ता नदी दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ उसने झील का निर्माण करवाया और नहर निकाली थी। फिर ये झील टूट गई। कौन सी? सुदर्शन झील टूट गई ना, ये बांध टूट गया। तब ये रुद्रदमन शासक था ना, उसने सुविशाख पहलव था, ये पहलव शासक था, तो झील का पुनर्निर्माण करवाया था और अपने खुद के राज खर्चे पे करवाया था इसने। फिर स्कंदगुप्त है ना, इसका राज्यपाल कौन था? प्रणदत्त। प्रणदत्त ने वापस पुनर्निर्माण कराया जब ये टूट गई थी। इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर एक उप गवर्नर यानी कि गिरनार का प्रशासक था ना, उसका वर्णन मिलता है गिरनार अभिलेख में। वो कौन था? वो था स्कंदगुप्त के राज्यपाल कौन था? प्रणदत्त के पुत्र चक्रपाली। यानी स्कंदगुप्त तो राजा था, मैंने बताया अभी, और उसका था मंत्री था कौन था? राज्यपाल कौन था? प्रणदत्त। और इसी का ही पुत्र था चक्रपाली, और वो था उप गवर्नर। कहाँ का था ये? इसका उप गवर्नर था, लेकिन उसका वर्णन मिलता है हमें गिरनार अभिलेख में। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं। परवशिष्ठ पर्व में जैन धर्म स्वीकार किया और जैन मुनि भद्रभाव से इन्होंने दीक्षा ली। सन बेलगोला मैसूर में 298 में इसकी जो उपवास के द्वारा चंद्रगिरी पर्वत पर इनकी मूर्ति हो गई। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इनके दक्षिण में जो विजय की जानकारी मिलती है ना, वो तमिल गरद अहनानूर से होती है, जो दक्षिण में मैसूर तक इन्होंने विजय अभियान चलाया था। इसका लेखक कौन था? मामूलनूर या मामूलनार या रुद्र शर्मन, तीनों नाम एक ही हैं, जो संगमकालीन कवि या लेखक था इसका। और महास्थान अभिलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो बंगाल विजय की पुष्टि करता है। महास्थान अभिलेख एक तो ये करता है बंगाल विजय, यानी कि बंगाल तक इनका शासन था, इसकी भी पुष्टि ये करता है। उसके बाद है आप देखोगे तो मगध के में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। जैन ग्रंथों में निपटने के उपाय, जैन ग्रंथ है ना, इस अकाल से कैसे निपटा जाए, उसके प्रबंध कैसे किए जाए, उसका वर्णन मिलता है। और ये अकाल पड़ा था। महास्थान और सौरग्रह अभिलेख है ना, उससे जानकारी मिलती है कि इसके प्रबंध और निपटने के प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो अशोक के नाम सेंड्रोकोस्ट, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, तीनों ने सेंड्रोकोस्ट कहा है। और एंड्रोकोट्स एपियानास वही है जिसने हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का वर्णन किया, तो एंड्रोकोट्स कहा, और प्लूटार्क ने भी एंड्रोकोट्स कहा। उसके बाद है सेंड्रोकॉप्ट्स, कॉप है ना, या बीच में कॉप्ट्स है, फिलार्क ने कहा था। किसने कहा था? फिलार्क ने कहा था। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त के मध्य भारतीयों ने जो गवर्नर से दास्ता का जो अवतार फेंका, प्लूटार्क है ना, प्लूटार्क कहना है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये किसने कहा था? प्लूटार्क। और जस्टिन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद ये सारे मैंने ये दृष्टि में लिखे हुए हैं, इसलिए वापस में बनाया, ये लिखा हुआ नहीं था मेरे नोट्स में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा बिंदुसार।